सो हेलो एवरीवन, मैं अमित बालासिया स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल पर। तो भाई मुझे नहीं पता था कि आज मॉक टेस्ट आने वाला है। ठीक है, मैंने सोचा था कि भाई शाम को मिनी मॉक आएगा, तो फुल मॉक टेस्ट तो सिर्फ संडे को आता है। तो ठीक है, फिर कमेंट आने लगे तो मैंने सोचा शाम को सोल्व करवा देंगे। मिनी मॉक आया होगा तो फिर कमेंट आए तो मैंने सोचा कि शायद हो सकता है आज सुबह डाल दिया उन्होंने, RW वालों ने। बट फिर देखा तो नहीं मिला मेरे को। फिर 2-3 कमेंट और आए ना, तो फिर जाके मैंने देखा कि कहाँ आया है मॉक। तो फिर मुझे पता चला कि भाई जो फ्री वीकली मॉक टेस्ट है उसी में आज है ना मॉक डाला था 22 अप्रैल को। तो फिर देखा चलो ठीक है। फिर मैं उस टाइम में लाइब्रेरी था तो सोचा तो घर जाके दोपहर में खाना खाने जाएंगे दोपहर में, तो फिर तभी सोल्व करवा देंगे। तो अभी घर आए हैं तो चलो इसको सोल्व करवा देते हैं। और इसके अलावा देखो आज अच्छा था लेवल। नितिन जानते हो ना, दोस्त है मेरा। तो वो मतलब कि मैसेज वगैरह भी ग्रुप में करते रहते हैं, उसमें टेलीग्राम चैनल पे भी बहुत बहुत हेल्प करता है भाई। तो उसने मॉक दिया था तो उसने बताया कि भाई आज लेवल अच्छा था, क्योंकि रीजनिंग में जो क्वेश्चन पूछे थे ना, मतलब कैलेंडर क्लॉक, ये भाई आज मॉक में दे ही नहीं रहे थे क्वेश्चन। क्यों नहीं दे रहे थे, पता नहीं क्यों नहीं दे रहे थे। क्योंकि अभी तो MTS में हमने आंसर की निकाली, मैंने नितिन ने, क्योंकि हम देखो जो पढ़ते हैं ना उस हिसाब से जो कर रहे हैं तो हम साथ साथ करते हैं। तो मैंने अगर आंसर की निकाली तो वो भी निकालेगा, वो निकालेगा तो मैं भी निकालूंगा। तो हमने देख रहे थे रीजनिंग के क्वेश्चन निकाले पहले, तो उसमें घड़ी कैलेंडर और नए नए क्वेश्चन थे भाई, पजल के अलग अलग टाइप के क्वेश्चन थे, तो वो सोल्व किए। तो फिर वो सोल्व करने के बाद हमने देखा कि भाई कि मॉक टेस्ट में ये क्वेश्चन डाल क्यों नहीं रहे हैं। तो आज थोड़े आए थे रीजनिंग का, वो मैं सोल्व नहीं करवाऊंगा, आप खुद कर लेना। कैलेंडर क्लॉक भाई पढ़ के जाना, मैं पहले बोला था और अभी बोल रहा हूँ मैं। नहीं आए तो देखो बात अलग, अगर आ गए गलती से तो भाई 4 नंबर ऐसे नहीं होते, ठीक है। और एक ही शिफ्ट में दो दो तीन तीन क्वेश्चन थे कैलेंडर के, और बाकी आपकी मर्जी है। तो इस स्टार्ट कर लेते हैं ना, ज़्यादा बातें करते नहीं हैं। तो भाई पहले के सोल्यूशन देखने तो आप देख लेना, चैनल पे डाले हुए हैं, ठीक है। और हाँ, एक चीज़ और नितिन ऐसे बोला था कि भाई इसमें आज 2-3 क्वेश्चन थे जिसमें लैंग्वेज भी, या लैंग्वेज अलग थी या ऑप्शन अलग थे, तो त्रुटि है आज क्वेश्चनों में। तो देखते हैं कुछ अगर अलग होगा तो उस हिसाब से कर लेंगे हम एडजस्ट। देखो पहला क्वेश्चन देखो, 17 भाग 34। अच्छा खाली कर लेते हैं इसको, बोलना क्या इसमें। क्वेश्चन नंबर 1, ये नहीं चलेगा क्या, बेइज्जती मत करो भाई, पहला क्वेश्चन है। देखो 17 में भाग दे रहा है 34 का, तो मैं 17/34 लिख सकता हूँ ना, लिख लो, प्लस है, ठीक है। एक चीज़ यहाँ पर देखो, ये पूरा प्लस के बाद यहाँ तक माइनस तक है। पहले क्या होगा, 6 का भाग 12 में जाएगा, तो 6 दूनी 12, 2 बार जाएगा, और 2 × 2 2 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे 4 लिख सकता हूँ, माइनस। फिर देखो यहाँ से लेकर पहले भाग होगा, तो भाग का मतलब क्या होगा, देखो 5 × 3 है, ये 5 × 3 है, 5 × 3 है, और बटे में क्या है, भाग है 6, तो बटे में 6 आ जाएगा। यहाँ तक कोई समस्या होगी, नहीं होगी। बस हमने सिर्फ एक चीज़ सोल्व की थी, यहाँ तक 12 में 6 का भाग दिया था। अब देखो 17 से काटेंगे, 17 एकम 17 होता है, 17 दूनी 34 होता है, 3 से काटेंगे 3 एकम 3, 3 दूनी 6। तो हमारे पास फाइनल क्या बचेगा, देखो ऊपर क्या बचेगा, 1/2, यहाँ पर तो 1/2 आएगा, प्लस ये क्या है 4 है, तो 4 हो गया। 4 को मैं 4/1 लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है ना, नहीं होगी। -5, 5 और 5 में क्या है, बटे में 2 है, ठीक है। इसको हल करना है आपको, तो एलसीएम आ जाएगा आपके पास 2। यहाँ पे क्या आएगा, उम्मीद करता हूँ ये हल करना तो होगा आपको, ठीक है। 1 प्लस और 2 पर जाएगा तो 8 हो जाएगा। देखो इसमें 2 का भाग देंगे, 2 पर जाएगा, और 2 पर जाएगा गुना होगा, 8 हो जाएगा, और 2 एकम 2 5, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 8 1 9, और 2 में से 5 जाएगा तो 4, 4/2 का मतलब क्या होता है भाई, 2 आपका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर किस में दिया हुआ है, बी में, ठीक है। देखो अगर ऐसे सडनली मॉक डाल जाते हैं तो मेरे को पहले मैसेज कर दिया करो, टाइम से टेलीग्राम पे मैसेज कर दिया करो। बाकी कमेंट भी करना चाहो, कोई टेलीग्राम यूज़ ना करता तो कमेंट भी कर दिया करो, देख लेता हूँ मैं। बाकी पढ़ते रहते हैं, देखो हमारे भी एग्जाम है तो उस अकॉर्डिंग ध्यान भी नहीं देते। तो 2 वस्तुएं जिस समान कीमत पर खरीदी जाती है, एक वस्तु को 20% लाभ पर बेचा जाता है और दूसरी को 10% पर बेचा जाता है, कुल लाभ या हानि प्रतिशत। देखो इस क्वेश्चन में है त्रुटि, समझ गए, जैसे बोल रहा था, पहली पर क्या हुआ, 20% का लाभ हुआ है, ठीक है मान लिया। दूसरे को 10% पर बेचा, अब भाई 10% लाभ पर बेचा या हानि पर बेचा हमको नहीं पता। तो इसमें क्या है ना, ये क्वेश्चन में थोड़ी कमी है, तो इसको देख लेंगे। देखो 2 वस्तुएं समान कीमत, समान कीमत का मतलब यहाँ पे क्या होता है कि कॉस्ट प्राइस उनका सेम है। तो पहले को 20% लाभ पर, तो 20% का प्रूफ देखो, इधर लिख लो CP, आप इधर लिख लो SP, ये क्रय मूल्य, ये भी क्रय मूल्य। 20% प्रॉफिट का मतलब क्या होता है, 20% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 1/5। अगर 1/5 होता है, देखो तो अगर वस्तु को 5 में खरीदा तो उस पर 1 का प्रॉफिट कितने पर बेचेगा, 6 पर। अब 10% पर बेचा, अब 10% या तो लाभ हो सकता है या हानि हो सकती है, या डायरेक्ट 10% भी हो सकता है। लेकिन लाभ या हानि होती है तो 10% पहले हम सोचते हैं कि उसने लाभ पर बेचा होगा। अगर लाभ पर बेचेंगे तो देखो अगर लाभ पर बेचा होगा तो 10 1/10 होता है, 10 से 11 हो गया होगा। अब बोला है कॉस्ट प्राइस समान होना चाहिए, तो यहाँ पे कॉस्ट प्राइस 10 है और यहाँ पे कॉस्ट प्राइस 5 है, तो इसको बराबर करेंगे ना, तो इसको 2 से गुना कर दो, इसको 2 से गुना किया तो इसको भी 2 से गुना करेंगे, ठीक है। तो देखो 5 दूनी 10, और ये 10 आ जाएगा नीचे भी, और इधर कितना हो जाएगा, 6 दूनी 12 और 11 एकम 11, देखो 6 दूनी 12 11 एकम 11, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 10 10 20, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2 1 3 और 1 23। तो 2 का प्रॉफिट हो रहा है 20 पर, और परसेंटेज निकालने के लिए हम क्या करते हैं, 20 चौक 80, 20 5 5 10% है। देखो 10% लाभ इसमें, तो इसमें क्या हो जाएगा, 10% लाभ आपका ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही हो जाएगा,
सी हो जाएगा। ठीक है, इसने क्या बोला, देखो पहली वस्तु को 10% लाभ पर और दूसरे को 10, पहली वस्तु को 20% लाभ पर और दूसरी को 10% लाभ पर बेचा, तो हमने यहाँ पे क्या माना है, लाभ माना है। तो अब मैं फिर से समझा दूं आपको, देखो पहले को 20% लाभ पर, मतलब कि 5 की चीज़ को कितने पे बेचा, 6 पर, दूसरी को 10% के लाभ पर, पहले 10 1/10, अगर 10 में लेके आया तो कितने में बेचा, 11 में। अब क्या है कि उसने समान, उसकी बोला कि समान कीमत पर खरीदा था, तो यहाँ पे कॉस्ट प्राइस को समान करना पड़ेगा। तो यहाँ पे कॉस्ट प्राइस 10 है, तो इसको भी 10 बनाने के लिए मैं 2 से गुना करूंगा। तो जैसे ही मैं इसको 2 से गुना करूंगा तो इधर भी 2 से गुना करूंगा, तो 5 दूनी 10 हो चुका है, देखो 10 हो गया, इधर भी 10 है, इधर 6 दूनी 12 बन जाएगा, इधर 11 बन जाएगा, तो 10 10 20 होता है, और ये कितना हो जाएगा, 23 हो जाएगा। तो 20 की चीज़ को आप 23 में बेचोगे तो कितना का प्रॉफिट कमाओगे, 3 का कमाओगे। यहाँ पे देखो 3 का प्रॉफिट कमाओगे, 3 का, और कितने पर, 20 पर, और परसेंटेज निकालने के क्या करते हैं, 100 से गुना। तो 20 5 5 भाई 15% आएगा। यहाँ पे तो हमने गलत लगा दी, यहाँ पे कैलकुलेशन में 15% आएगा। ठीक है, तो 15% आपको ऑप्शन में है नहीं, 15% आपको ऑप्शन में है ही नहीं। तो अब क्या करोगे, इस 10% को लॉस मानो। फिर ये 10% है ना, ऐसे बोल रहा है क्वेश्चन, 10% लाभ पर और 20% लाभ पर, 10% हानि पर। देखो ये क्वेश्चन में ही प्रॉब्लम है, मैं अभी पहले बोल रहा हूँ आपको। तो इधर मैं लिख लूँ CP, इधर लिख लूँ मैं SP। तो यहाँ से हम सोल्व करते हैं। पहले क्या बोला, 20% के लाभ पर, मतलब कि 5 रुपये की वस्तु को 6 पर बेचेगा। फिर 10% की हानि मानो, तो 10 की चीज़ को कितने पर बेचेगा, 9 पर। ठीक है, वहाँ पर हमने लाभ माना था तो हमारा आंसर नहीं आया। अब हानि मानकर देख लेते हैं। अगर इन्होंने लिख दिया होता तो आसान हो जाता। देखो कॉस्ट प्राइस को हम बराबर करेंगे, तो इसको 2 से गुना करूँगा तो 5 दूनी 10, इधर भी 2 से गुना करेंगे। ठीक है, तो ये हो चुका है 10 और ये हो चुका है 12। तो यहाँ पे देखो 10 का यहाँ पे खरीदा सामान, 10 का यहाँ पर कितने का खरीद लिया, 20 का सामान, और यहाँ पे देखो 12 का यहाँ पे खरीदा, 9 का यहाँ पर कितने का हो गया, टोटल 21 का आपने बेच दिया। तो क्या हुआ, 1 का प्रॉफिट हुआ कितने पर, 20 पर, परसेंटेज निकालने के लिए 100 से। तो यहाँ पे क्या जाएगा, 5% का प्रॉफिट आएगा, जो कि ऑप्शन आपका बी में दिया हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन मिस्टेक था। अगर इसका आंसर कुछ गलत निकलता है भाई, तो लास्ट में अगर रॉन्ग निकलता है तो आप समझ जाओगे। ठीक है ना, ऐसा मत बोलना कि कोई गलत समझाएं। तीसरा क्वेश्चन देख लो, टाइम उस पर ज़्यादा दे दिया हमने शायद। किसी राशि पर 8% वार्षिक दर से 4 वर्ष तथा 8 वर्ष में प्राप्त साधारण ब्याज का योग कितना है, 980 है। ठीक है, देखिए इसको कैसे करोगे, या तो आप उसको डायरेक्ट फॉर्मूला लगा लो, या फिर मैं बेसिक से बता दूं, या फिर आप वैसे डायरेक्ट भी कर सकते हो। देखो 8% रेट है, इधर भी 8% रेट है। ठीक है भाई, 4 वर्ष यहाँ पे दिया और 8 वर्ष यहाँ पे दिया, तो यहाँ पे ऐसा ही कितना मिलेगा, देखो 8 चौक 32% तो यहाँ पे मिलेगा, और 8 8 64% यहाँ मिलेगा। ये ब्याज और ये ब्याज बोला कि इन ब्याजों का योग, तो 32% ये मिला ब्याज और 64% यहाँ पे मिला। तो इन ब्याजों का आपको योग करोगे तो प्लस कर दोगे, ये किसके बराबर हो जाएगा, 980 के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे इसको जोड़ेंगे तो 4 2 6 3 और 6 3 9, 96% की वैल्यू कितनी है, 980 है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये पूरा तो कटेगा नहीं। तो इसमें क्या त्रुटि है कि ये जो योग है ना, यहाँ पे साधारण ब्याज का योग है, ये 980 है, ये 980 की जगह 960 हो जाएगा, ये 980 की जगह 960 आएगा भाई। ये आड़े उधर करना का देखना, मैं कुछ ना, एक चीज़ ये ध्यान रखो, मैंने इस चैनल पे ना कोई गलत पढ़ाया, ना कभी कोई झूठ बोला। ठीक है, शाम को जब मॉक खुलेगा, अभी तो खुला नहीं है, शाम को जब मॉक खुलेगा तो आप खुद चेक कर लेना त्रुटियाँ। यहाँ पे 980 है, सॉल्यूशन में जाओगे आप 900, आपको 960 मिलेगा सॉल्यूशन में, और यहाँ पे इसका आधार आंसर मिलेगा। मैं क्यों बोल रहा हूँ 960 मिलेगा, क्योंकि भाई ये 96 है ना, इसको पूरा काटेगा। ठीक है, तो जरूरी नहीं है काटे ही, लेकिन यहाँ पे 96, यहाँ पे 98 ऑप्शन के अकॉर्डिंग भाई ऐसे आएगा। तो मैं अगर इसको 980 को 960 मान लूँ तो देखो 96% की वैल्यू कितनी है, 960 है। ठीक है, तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 960/60, 960/96, और मूलधन पूछा है तो अपने आप में 100% होता है, तो 100 से गुना कर दोगे। तो यहाँ से काटेंगे, 96 से काटेंगे तो एक बार में, तो आपके पास क्या जाएगा, 1000 आपका करेक्ट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन इसमें डी में दिया हुआ है। ठीक है, अगर हमारा आंसर देखो ये गलत होता है तो भी समझना है। इसका मैं एक आपको मेथड नंबर 2 और बता देता हूँ, बेसिक क्या होता है। देखो SI का फॉर्मूला क्या होता है भाई, SI का फॉर्मूला क्या होता है, PRT/100, सभी को पता है। ठीक है, तो इसने क्या बोला कि टाइम अलग अलग है। ठीक है, तो T1 यहाँ पे T1 मान लिया मैंने टाइम, और दूसरा देखो PRT/100, तो यहाँ पे दूसरा टाइम हो गया, बटा 100 हो जाएगा। तो इस पर जो ब्याज मिलेगा, इस पर जो ब्याज मिलेगा, टोटल इस ब्याज के बराबर होगा। तो यहाँ पे SI की वैल्यू कितनी दे रखी है इसने, 980। हमने क्या कितना माना है, 960 माना था, तो यहाँ पे 960 मान लेना। बाकी आप यहाँ पे पूरा का पूरा हल करोगे, देखो P × R का मान 8 रखोगे, यहाँ पे 4 रखोगे। ठीक है, फिर यहाँ पे P × 8 रखोगे, फिर यहाँ पे दूसरा टाइम 8 है, यहाँ पे रखना, और यहाँ पे इसको हल करोगे आप, तो आपके पास डायरेक्ट प्रिंसिपल कितना आएगा, 10, मतलब कितना आएगा, 1000 आएगा। ठीक है, दूसरा मेथड भी हमने बता दिया। अब क्वेश्चन नंबर 4, देखो RW में मौकों में कभी कभी क्या हो जाता है त्रुटि, बट वो बाद में ठीक भी कर देते हैं। तो देखना इनका ज़रूर कुछ ना कुछ ठीक करेंगे बाद में, और जब रात को जब सॉल्यूशन खुल ले तब आप खुद देख लेना, क्योंकि भाई जैसे क्वेश्चन बन रहा है ना, वैसे इतना एक्सपीरियंस हो गया है कि क्या गलती हो सकती है, क्या होगा। अगर वहाँ पे देखो, अगर 980 नहीं मानोगे ना, तो 1000 आप, हमारा आंसर 1000 से थोड़ा सा ऊपर आएगा, लगभग 1030-20 ऐसे आसपास आएगा, जो कि ऑप्शन में था भी नहीं। ठीक है ना, मैं ऐसे नहीं बोल रहा। देखो एक चीज़ यहाँ पे देखो, अगर आप यहाँ पे इसको 980 ही मानते हो, ठीक है, 980 ही मानोगे, तो आपका आंसर आएगा लगभग 1000, देखो 1020 पॉइंट कुछ करके, या फिर 1025 के ऐसे करीब आएगा, मतलब 1020 के आसपास। अब 1020 के आसपास देखो कोई आपका ऑप्शन नजर आ रहा है, अगर अप्रोक्स में जाओगे तो भी आपको 1000 ही लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो आप इसको 960 मान लेना, बाकी
देख लेना आप। क्वेश्चन नंबर 4, यकीन होगा ना, जो रेगुलर देखते हैं उनको ट्रस्ट होगा भाई, ठीक है, ट्रस्ट कर लेना, ट्रस्ट आपका टूटेगा नहीं। प्रिया अकेले एक कार्य को 15 दिन में पूरा कर सकती है, प्रिया और स्नेहा मिलकर उसी कार्य को 10 दिन में पूरा कर सकती हैं, स्नेहा अकेले उसी कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकती है, ठीक है। तो प्रिया अकेले एक काम को कितने दिन में कर रही है, 15 दिन में, तो ये हो गई प्रिया, और प्रिया एक काम को कितने दिन में किया, 15 दिन में। फिर क्या बोला, प्रिया और स्नेहा, तो ये हो गई प्रिया, और एक है स्नेहा, तो ये हो गई स्नेहा, ये दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में कर सकती हैं, 10 दिन में। तो हम पहले क्या करते हैं, उनकी एफिशिएंसी निकालते हैं। एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी इनकी, तो पहले आएगा एलसीएम, तो एलसीएम आएगा 30, तो प्रिया की एफिशिएंसी देखो 15 दूनी 30 और 10 दिया 30। अगर प्रिया की एफिशिएंसी 2 है और इन दोनों की मिलकर 3 है, तो जाहिर सी बात है जो स्नेहा है उसकी एफिशिएंसी 1 होगी, तभी तो ये दोनों मिलकर 3 बनेगी। या फिर आप क्या कर सकते हो, 3 है ना ये, इस 3 में 2 को घटा देना, आपको स्नेहा की एफिशिएंसी मिल जाएगी। तो अब क्या बोला है कि स्नेहा अकेले उसी कार्य को, देखो कार्य कितना है, 30 यूनिट है, ये जो बीच में एलसीएम आता है ना, ये हमारा कार्य होता है, तो हमारा कार्य कितना है, 30 यूनिट है। अब किससे करवाना है, उसकी एफिशिएंसी से भाग दे देंगे, तो हमको टाइम निकाल रहे हैं, टाइम ऑफ स्नेहा, स्नेहा का टाइम निकाल रहे हैं, तो स्नेहा की एफिशिएंसी 1 है, तो 1 का भाग दे दे वो, तो आपके पास कितना दिन लगा देगी स्नेहा, 30 दिन लगा देगी, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 5, बेलनाकार खंबे का व्यास 75 सेंटीमीटर और उसकी ऊंचाई 5.6 मीटर है, ठीक है भाई, मान लिया। पेंटिंग की 15 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर की दर से खंबे के वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल की पेंटिंग की लागत कितनी होगी। देखिए कैसे करोगे इसको, आपको पहले ये पता होना चाहिए कि, पहले चलो ऊपर से यहाँ से सोल्व करते हैं। देखो एक चीज़ यहाँ पे आपने नोटिस किया, ये तो है व्यास, ये क्या है, ये क्या है, व्यास। तो व्यास अगर हमको त्रिज्या चाहिए, तो व्यास का आधा होता है त्रिज्या, तो आर कैसी होगी, 75 का आधा हो जाएगी, ये तो हो चुकी है, त्रिज्या हो चुकी है। और एक चीज़ ये नोटिस करने वाली है, ये है सेंटीमीटर और ये है मीटर, लेकिन हमको आंसर किस में निकालना है, देखो 15 मीटर इसका मतलब जो क्षेत्रफल है वो 15 प्रति मीटर स्क्वायर में है, तो हमको इस सेंटीमीटर को मीटर में बदलना होगा। अब आपको पता होगा कि 1 मीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर, या फिर 1 सेंटीमीटर बराबर होता है 1/100, ठीक है ना, तो 1/100 मीटर होता है। तो इस 75 सेंटीमीटर को अगर हम मतलब मीटर में बदलेंगे तो क्या करेंगे, 100 से भाग कर देंगे, तो 1/100 से मतलब कि 100 से भाग कर दो, 1/100 से गुना कर दो, एक ही बात है। तो ये आपके पास फाइनल त्रिज्या यही निकलेगी, ठीक है। तो 25 से काट लें, 25 या 75 और 25 चौक 100, तो 3/8, तो 3/8 मीटर ये आपकी क्या है, त्रिज्या है। यहाँ तक समझे इस चीज़ को भाई, कन्वर्ट तो करना पड़ेगा। अब हाइट दे रखी है आपको 5.6 मीटर, बस अब कुछ भी नहीं बचा, क्षेत्रफल निकालो और आंसर आ जाएगा आपके पास। तो बेलनाकार, अच्छा बेलन का जो वक्र पर क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, कर्व सरफेस एरिया। जो बेलन का कर्व सरफेस एरिया होता है वो क्या होता है, 2πRh होता है, 2πRh ये होता है। बस इसमें मान रख दो 2 इंटू पाई का मान कितना होता है, 22/7, क्वेश्चन में दे भी रखा है। आर का मान देखो, आर का मान ये रहा ना 3/8, 3/8 लिख दो गुना। एच देखो, एच का मान कितना है 5.6, 5.6 को मैं 56/10 लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आपके पास क्या आ चुका है, एरिया आ चुका है। अब या तो आप यहीं पे 15 से गुना कर दो, ठीक है, क्योंकि देखो ये क्या है, मीटर स्क्वायर, ये आपका एरिया आ चुका है। हल करोगे तो एक सिंपल सी वैल्यू आ जाएगी आपके पास, अंक आ जाएगा, कुछ भी 10, 15, 20 कुछ भी आ जाए। लेकिन फिर उसको क्या करोगे आप, 15 से गुना कर दोगे। तो इससे अच्छा है यहाँ पे यहीं पर ही मतलब ये क्षेत्रफल आ चुका है, तो यहीं पे आप 15 से गुना कर दो, तो आपका जो खर्च है वो निकल जाएगा। तो मैं यहीं से 15 पे गुना कर दूंगा, जिससे काटना आसान हो। देखो 5 से काटोगे 15, 5 दूनी 10 होता है, 8 7 56, 7 से 7 खत्म, और ये 2 से 2 खत्म, ठीक है भाई। बस क्या बचा आपके पास, 3 दूनी 6 और 6 को 22 से गुना करना है, तो 6 दूनी 12, कहीं पे कुछ हो गया क्या गलत, 8 7 56, 7 से 7, ठीक है। और देखो 3 3 9 होगा ना, 3 3 9 और 9 को 22 से गुना करना है, तो 9 दूनी 18, 1 9 दूनी 18, 1 19, तो 198 रुपये आपकी वो लागत होगी। तो ऑप्शन नंबर किस में है, 1 में दिया हुआ है, ठीक है। समझ में आ रहा है, रिवीजन किया हुआ है तो समझ में आएगा, वरना तो फिर बोलोगे भैया क्या ही पढ़ा रहे हो। एक ट्रेन 75 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 60 सेकंड में 180 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करती है। एक बिजली के खंभे को पार करने में ट्रेन द्वारा लिया गया समय आपसे पूछा है। तो पहले तो ये देखो कि वो ट्रेन कितने, अगर देखो कोई ट्रेन है किसी खंभे को या व्यक्ति को पार करती है तो वह खुद की लंबाई को पार करती है, तो हमें उस ट्रेन की पहले लंबाई पता होनी चाहिए कि कितनी लंबाई की है। चलो ठीक है, छोड़ो उस चीज़ को, तो आपको फॉर्मूला पता होगा, स्पीड बराबर क्या होती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, सभी को पता है, ठीक है। क्वेश्चन में दे रखा है स्पीड 72 किलोमीटर प्रति घंटा, ये क्या ट्रेन की स्पीड है 72 किलोमीटर प्रति घंटा है। हमें इसको मीटर पर सेकंड में बदलेंगे तो 5/18 से गुना करेंगे। क्यों बदल रहे हैं, क्योंकि और जो वैल्यू है और आंसर है वो सेकंड में ही है, ठीक है, बराबर हो गया। डिस्टेंस देखो, डिस्टेंस कितनी दे रखी है, 180 मीटर। प्लेटफॉर्म को कौन पार करिए, ट्रेन। तो ट्रेन 180 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करेगी, तो वह खुद की लंबाई प्लस में ट्रेन की लंबाई को पार करेगी। तो मैंने ट्रेन की लंबाई को x मान लिया, प्लस में प्लेटफॉर्म की जो लंबाई है वो 180 मान ली मैंने, ठीक है। और वो इसको पार करेगी कितने टाइम में, 60 सेकंड में। तो हम टाइम देखो ना यहाँ पे, तो टाइम की जगह टी की जगह हम 60 लिख देंगे।
भाई मैं एक एक चीज़ लिख के, वैसे ज़्यादा बेसिक से नहीं समझा रहा हूँ, क्योंकि मैं उम्मीद कर रहा हूँ आपने रिवीजन कर रखा होगा, बस सिर्फ कोई क्वेश्चन नहीं आया हो तो आप इतनी तो समझ में आते होंगे, ठीक है ना। एक एक चीज़ लिख के समझाऊँ तो टाइम ज़्यादा जाएगा। देखो 18 चौक होता है 72, ठीक है। देखो 5 चौक 20, और 20 जब 6 से गुना होगा, 60 से गुना इधर आके 60 इधर से गुना होगा तो कितना हो जाएगा 1200। तो 1200 बराबर कितना हो जाएगा x प्लस 180। यहाँ से x क्या है, ये ट्रेन की लंबाई है, तो x ये 180 इधर आके क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो कितना बचेगा 0 और 10 2, ठीक है 0 1 1020, ये आएगा ना। तो 1020 ये क्या आ चुकी है, ये आपके पास आ चुकी है, ट्रेन की लंबाई आ चुकी है, ठीक है। अब हमें क्या बोला है कि अगर ट्रेन किसी खंबे को पार करती है तो ट्रेन कितने समय में पार करेगी। तो भाई अगर किसी खंबे को पार करेगी तो ट्रेन खुद की लंबाई को ही तो पार करेगी। तो हमसे इसने क्या पूछा, टाइम पूछा, तो टाइम बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड होती है, ठीक है। डिस्टेंस कितनी है भाई, ट्रेन खुद की लंबाई को पार करेगी, मतलब डिस्टेंस कितनी 1020 मीटर है। 1020 मीटर, ये मीटर में आए, ध्यान रखना 1020 मीटर है। अब स्पीड कितनी है उसकी, 72 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 72 किलोमीटर प्रति घंटा को हमें मीटर पर सेकंड में बदलेंगे तो 5/18 से गुना करेंगे, तो 5 तो बटे का 18 कहाँ पर चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। यहाँ तक कोई समस्या नहीं होगी, ठीक है। अब ना हल कर ले। तो देखो 18 चौक होता है 72, और 5 × 4, 5 चौक 20 होगा, और 20 से एक जीरो तो उड़ जाएगा, और 2 से काटेंगे तो 51। तो टाइम बराबर आपके पास कितना आ जाएगा, 51 सेकेंड उस खंबे को पार करने में उस ट्रेन को लगेंगे, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका किसमें दिया हुआ है, ए में ही दिया हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 देख लो। यदि त्रिभुज की भुजाएं 8 8 और 12 सेंटीमीटर है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल। देखो वैसे तो आप इसको दो मेथड से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। देखो जब किसी त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर होती हैं, देखिए ये वाली और ये वाली भुजा हो बराबर, और ये क्या हो, अलग हो, तो ये क्या है 8 है, ये भी 8 है, और ये कितनी है, ये है 12, ठीक है। तो ये तो क्या है, ए भुजा है, ए हो गया, तो ये भी क्या है, ए ही होगी, और ये क्या है, बी भुजा है, ठीक है। जब किसी त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर होती हैं तो वो समद्विबाहु त्रिभुज होता है। समझ गए इस चीज़ को। आप इसको दो तरीके से निकाल सकते हो, बाकी मैं आपको एक तरीका बताता हूँ। समद्विबाहु त्रिभुज का जो एरिया होता है ना, उसका फॉर्मूला क्या होता है, सभी को पता होगा, b/4 रूट में 4, थोड़ा इधर कर लेते हैं, देखो 4a² - b²। बस इसमें मान रखना है। देखो b का मान यहाँ पे कितना है 12, तो 12 यहाँ पे 12 रखोगे, 12 में 4 का भाग दोगे तो कितना आएगा 3। या मैं लिख देता हूँ 12/4 रूट में, देखो 4 × a², a का स्क्वायर मतलब 8 का स्क्वायर 64 होगा, माइनस, ठीक है, b² मतलब कि 12 का स्क्वायर 144 हो जाएगा, ठीक है। 4 से काटो 3 बार में, ठीक है। अब अंदर का हल कर लेते हैं साइड में लिखकर। देखो 64 को जब 4 से गुना करोगे तो 64 दूनी 128, 128 256 आएगा, ठीक है। तो 256 आएगा यहाँ पर। तो या फिर कल 4 चौक 16 और 6 चौक 24, 24 25 26, 4 चौक 16 6, देखो 256 ही आएगा ना, 256 आएगा। देखो इसको गुना किया 256 आया, मैं लिख देता हूँ। और 256 में 144 घटाना है आपको, 144 आप घटाओगे तो कितना आएगा, 6 में से 4 जाएगा तो 2, और यहाँ पे 1 और 1, ठीक है। तो रूट में 112 आ जाएगा, ठीक है। तो मैं 112, देखो बाहर तो है 3, अंदर है रूट 112। 112 को मैं क्या लिख सकता हूँ, इसमें पहले 4 का भाग दे लें तो हम, क्योंकि 12 में 4 का भाग देगा ना, तो 4 4 एकम 4, 4 दूनी 8, ठीक है। और 4 दूनी 8 हो गया ना, कितना बचेगा 3, और 4 × 32, 4 7 28, ठीक है सर, इतना आएगा ये। कहाँ पे गलती कर रहे हैं हम, सही तो है ना सारा, हाँ ठीक है। या फिर इसको 7 से भाग दे लो, देखो ये हमने गलत भाग दे दिया, 4 दूनी 8 होगा, 8 और 4 × 32 होगा, ठीक है, 4 × 32 होगा, ठीक है। और काट लो इसको, या फिर इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 4 × 4 × और 28 में 4 का भाग देंगे तो 7 आ जाएगा ना रूट में, ठीक है। बाकी इतने करने की जरूरत नहीं थी। अब देखो बाहर क्या है 3 है, अंदर क्या है 4 × 4 है, तो 1 4 बाहर निकालो, और अंदर क्या जाएगा रूट 7, तो 4 3 12 रूट 7 आपका करेक्ट आंसर होगा। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन आपका बी में दिया हुआ है, ठीक है। बाकी देखिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोला है कि एक संख्या को जब 16 से विभाजित किया जाता है तो 4 शेषफल बचता है। जब उस संख्या के वर्ग को 16 से विभाजित किया जाता है तो क्या कितना शेषफल बचेगा। इसका आंसर है 0। मैंने देखो ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है और मैंने हमेशा आपको बताया, हमेशा समझाइए कैसे होता है। देखो कि 16 से विभाजित करने पर कोई संख्या कितनी बच रही है, 4 बच रही है, ठीक है। जैसे कोई संख्या है n, उसको आप 16 से विभाजित कर रहे हो तो कितना शेषफल बच रहा है मेरे भाई, 4 बच रहा है। ये क्वेश्चन नंबर 8। तो सिर्फ आपको कुछ भी नहीं करना, जो शेषफल बच रहा है ना उसी को ही संख्या मान लेना है, बस। ये क्या मान लो आप, संख्या मान लो। देखो अगर n की जगह आप 4 रखोगे तो जब 4 में 16 का भाग दोगे तो सिर्फ 4 शेषफल तो बचेगा ना, ठीक है। तो सिर्फ ये करना है कि जो शेषफल बचता है उसको संख्या मान लो। अब क्या बोला है, उस संख्या के वर्ग को, हमने संख्या क्या मानी, 4 मानी। अब इस संख्या के वर्ग को जब 16 से भाग विभाजित किया जाता है बटा 16 हो जाएगा, तो कितना शेषफल बचेगा। देखो 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, और नीचे भी क्या है 16, तो आपके पास एक बार भाग जाएगा, लेकिन भाग तो एक बार जाएगा लेकिन रिमाइंडर तो आपके पास 0 बचेगा,
ठीक है ना। एक आंसर मत लगा देना कि भाई एक बार गया एक एक लगा दो, गलती गलती मत कर देना। देखो 16 में जब 16 का भाग दोगे ना तो एक बार तो जाएगा, लेकिन रिमाइंडर 0 बचेगा। ये जो नीचे वाला रिमाइंडर होता है, ठीक है। इतना बेसिक से नहीं समझाना था, फिर भी बता रहे थे। क्वेश्चन नंबर 9, 8 संख्याओं का औसत कितना है? 12 है। यदि इन 8 संख्याओं के में से प्रत्येक में एक संख्या y जोड़ दी जाती है और औसत कितना हो जाता है? 16, ठीक है। पहले औसत कितना था भाई? 12 था, ये है ओल्ड। और अब पता नहीं सभी संख्या में क्या जोड़ा, मतलब कि y जोड़ा, और कितना हो गया है? एवरेज हो गया है, 16 हो गया है। बाकी इसमें पेन नहीं उठाना, तो मैं समझा रहा हूँ आपको। तो y का मान आपसे पूछा है, देखो तो यहाँ पे देखो पहले एवरेज कितना था? 12 था, अब कितना हो चुका है? 16। कितना बढ़ गया यहाँ पे? 4 बढ़ चुका है। तो y का मान भी क्या आएगा? 4 आएगा। क्यों? क्योंकि भाई जब सभी संख्या में कोई समान वैल्यू बढ़ाई जाती है ना, तो एवरेज सिर्फ उतना ही बढ़ता है। अगर मैं आपको बोलूँ कि कोई 10 संख्याएं हैं, ठीक है, 10 संख्याएं हैं और उनका एवरेज कितना है? 50 है। अब 50 में मैं हर संख्या में 5 बढ़ा दूंगा, तभी तो औसत 55 होगा। या मैं डायरेक्ट ये बोलूँ कि 50 एवरेज है, अगर 55 हो गया तो कितना बढ़ाया? तो वो y की वैल्यू वो 5। ये सिर्फ ये जितना ये ध्यान रखो, जितना एवरेज बढ़ा है उतना ही उसने जोड़ा होगा, तो 4 आपका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोला है? प्रखर ने एक परीक्षा में 82% अंक प्राप्त किए और 656, यदि उसने 656 अंक प्राप्त किए तो परीक्षा का पूर्णांक बताओ। देखो कितने अंक प्राप्त किए? 656। नंबर्स के हिसाब से उसने 656 अंक प्राप्त किए, लेकिन क्वेश्चन बोल रहा है कि उसने 82% अंक प्राप्त किए। तो ये जो 656 है ना, ये 82% की वैल्यू है। आपको क्या करना है? पूर्णांक बता रहे, पूर्णांक अपने आप में क्या होता है? 100% होता है, तो 100 से गुना कर देना, ठीक है। बस यहीं सेल कर लो। तो देखो ये कुछ करता है कि देखो 82, अगर मैं 3 से गुना करूंगा तो 6 आएगा यहाँ पर, ठीक है, लेकिन बहुत कम रह जाएगा। फिर 3 के बाद क्या आता है? 2 का पाड़ा बोलो कि 6 आ जाए, 2 दूनी 4, 2 2 16, 8। अगर मैं इसको 8 से गुना करूँ तो 8 दूनी 16, 8 64, 65, ठीक है। 656 आ रहा है, तो ये कितनी बार काटेगा? इसको 8 पर काटेगा, ठीक है। 8 पर काटेगा तो आपका आंसर जो होगा 800 पूर्णांक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट आंसर है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 11 देखो क्या बोला। एक वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 40% अधिक है, यदि 5% की छूट दी जाए तो लाभ परसेंट आपसे पूछा है। ऐसे सवालों में आपको कुछ भी नहीं करना, पहले लिखो सीपी, यही लिखना है। सीपी मतलब कि कॉस्ट प्राइस, फिर एमपी मार्क प्राइस, और फिर हो गया एसपी मतलब कि सेलिंग प्राइस। इसने जैसे बोला है वैसे हम करते चलेंगे। इसने बोला कि अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 40% अधिक है, तो क्रय मूल्य से 40% अधिक क्या है? अंकित मूल्य है। तो मैंने मान लिया कि उसका जो क्रय मूल्य है ना वो 100 रुपये में खरीद के लेके आया और उस पर 40% अधिक लिखा, मतलब कि 140 लिख दिया। अब क्या बोला है कि 5% की छूट दी जाती है। देखो ये है ना, ये यहाँ से लेकर यहाँ, ये क्या है? 40% अधिक है, और मार्क प्राइस पे हमेशा छूट दी जाती है तो 5% की छूट देगा, ठीक है। अगर 140 पर 5% की छूट दी है तो कितने पर बेचेगा? 140 के 90 माइनस 100 माइनस 5 मतलब कि 95% पर बेचेगा। समझे इस चीज़ को? बस इसको आपको हल करना है। एक बार तो 0 से 0 काटो, 5 से काटोगे तो 19 5 95 होता है, और 5 दूनी 10, 2 से काटोगे तो 7 बार, और 19 7 कितना होता है? 133 होता है। अब एक चीज़ यहाँ पे ये देखो, अगर आप किसी चीज़ को 100 में खरीद के लेके आए हो और यहाँ पर 133 में बेच दी हो, कितने का प्रॉफिट कमा लियो भाई? 33% का, ठीक है। 100 पे तो डायरेक्ट बता देते हो ना आप। तो ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या बोला कि अरुण 660 मिनट में 225.5 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए कार चला रहा है, उसकी चाल पूछिए। कुछ भी नहीं है, देखो जो पूछा है पहले वही लिख दो, मैं बाद में देखूंगा क्या बोला ऊपर। नीचे देखो स्पीड पूछिए, चाल, और किलोमीटर प्रति घंटा में पूछिए, ठीक है भाई। स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब मुझे क्या जरूरत पड़ी? मुझे डिस्टेंस की जरूरत पड़ी, तो डिस्टेंस इसने दी है 225.5, तो 225.5 लिख दिया, ठीक है। ये क्या किलोमीटर में ही है ना, किलोमीटर प्रति घंटा में चाहिए, ठीक है, किलोमीटर में है। अब मुझे क्या चाहिए? टाइम चाहिए। टाइम बोला कि 660 मिनट, तो लिख दो 660 मिनट। देखो ये क्या है? मिनट है। अब हमें चाहिए आंसर किलोमीटर प्रति घंटा में, तो मिनट को जब आप घंटे में बदलोगे तो क्या करते हैं? 60 से भाग देते हैं, तो 60 से भाग दे लो, ठीक है। तो काट लो, देखो 0 से तो 0, और 6 से काटोगे तो 11 बार में। अब 11 का आपको इसमें भाग देना है 2255 में, तो काट लो। 11 दूनी होता है 22, और 0, और 11 5 55, और एक पॉइंट ये रहा, तो ये पॉइंट तो आएगा ही। तो 20.5 आपका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। अब क्वेश्चन नंबर 13 में क्या बोला है? एक पंसारी है, 26 रुपये प्रति किलोग्राम और 32 रुपये प्रति किलोग्राम की मूल्य वाली चाय को किस अनुपात में मिलाया जाना चाहिए ताकि मिश्रण को 30 रुपये प्रति किलोग्राम के पर बेचने पर उसे 10% का लाभ हो? मतलब एलिगेशन, ठीक है, एलिगेशन लगाना इस पर। तो देखो एक क्या है? 26 रुपये प्रति किलोग्राम, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 26 रुपये प्रति किलोग्राम, इधर 26 लिख लिया, और एक है 32 रुपये प्रति किलोग्राम, तो मैं इधर लिख लिया 32, ठीक है। किस अनुपात में मिलाएं भाई? जो जिस अनुपात में मिलाएंगे ना, किस अनुपात? अनुपात आएगा आपके पास हमेशा नीचे, ठीक है। एक मिनट रुकिए, ठीक है। देखो अनुपात आएगा हमेशा आपके पास यहाँ पे नीचे, यहाँ पे एक बीच में एक वैल्यू आएगी। वैल्यू कैसे निकालनी है? देखो इसने लास्ट में बोला कि 30 रुपये प्रति किलोग्राम पर बेचने पर 10% का लाभ होता है। अगर ऐसे बोलता ना कि वो टोटल 30 रुपये किलो का मतलब कि वो बना देता है,
मिक्सचर, तब यहाँ पे हम 30 लिख देते। लेकिन उसने क्या बोला कि 30 रुपये प्रति किलोग्राम बेचने पर तो उसको 10% का लाभ हो रहा है मेरे भाई। मतलब कि क्या, ये जो 30 है ना, 30 ये 10% का लाभ, मतलब कि 110 की वैल्यू है। अब आपको किसकी चाहिए, कॉस्ट प्राइस चाहिए ना। देखो ये भी कॉस्ट प्राइस है तो ये भी कॉस्ट प्राइस, तो बीच में भी कॉस्ट प्राइस ही आएगा। सेलिंग प्राइस दे रखा है इसने तो सेलिंग प्राइस हम नहीं लेंगे, समझ में आ रही है। तो ये है 30 110 की वैल्यू है, तो जैसे 100 से गुना करोगे तो आपके पास कॉस्ट प्राइस आ जाएगा, जीरो से जीरो उड़ाओ, ठीक है। तो 3 इंटू 100 300 हो गया, 300/11 आ जाएगा, 300/11, ठीक है। अब मैं क्या करते हैं, हम इस बट्टे को 11 को हटाने के लिए हम सब जगह 11 से गुना कर देते हैं। इधर भी 11 से गुना किया, इधर भी 11 से गुना किया, इधर भी 11 से गुना किया, तो देखो 11 से तो 11 कट चुका है यहाँ पर। अब यहाँ पे 11 से गुना करेंगे तो कितना आएगा, देखो 6 2 8 और 2 286 आया। इधर 11 से गुना करेंगे तो 2 3 2 5 और 3 352 आया, ठीक है, समझ में आए। अब आपको सिर्फ इस पर नोटिस करना है 200, देखो मैं लिख देता हूँ, 286 पर ध्यान देना है, 352 पर ध्यान देना है और 300 पर ध्यान देना है, ठीक है। अब इनका डिफरेंस लेंगे, एलिगेशन पता ही होगा, बड़े में से छोटा घट रहा है, देखो क्रॉस में घटेगा। देखो 300 में से 286 घटाओगे तो कितना आएगा, 14, ठीक है। अब 300 में से तो घटेगा नहीं, तो देखो तीन ज़्यादा में से कम घट रहा है, 352 में से जैसे 300 घटाओगे तो कितना आएगा, 52, ठीक है। तो इस अनुपात में मिलाना है आपको। देखो कुछ कटता है, 2 से काट लो 26 बार में और 2 से काट लो 7 बार में, तो 26:7 आपका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, ठीक है। पेज हम चेंज कर लेते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोला, एक वस्तु का विक्रय मूल्य उस वस्तु को बेचने पर हुई हानि का 3 गुना है, तो हानि % पूछिए आपसे। देखो कैसे करोगे, क्वेश्चन नंबर 14। देखो एक तो कॉन्सेप्ट होता है कि क्रय मूल्य पर आपको दे दिया हो कि क्रय मूल्य पर इतनी हानि हुई है, लॉस हुआ है। एक कॉन्सेप्ट होता है कि विक्रय मूल्य पर आपको हानि या लॉस दे दिया हो, दो कॉन्सेप्ट होते हैं। इसमें क्या बोला है कि विक्रय मूल्य पर, मतलब कि आपको विक्रय मूल्य पर हानि या लाभ दिया हुआ है, चलो ठीक है। इसने क्या बोला है कि विक्रय मूल्य पर इस वस्तु को बेचने पर हुई हानि का 3 गुना, हुई हानि का 3 गुना। आप इसको रेशियो में भी लिख सकते हो, जैसे जैसे बोलते देखो विक्रय मूल्य, ठीक है, मैंने लिखा, देखो विक्रय मूल्य मतलब क्या होता है, सेलिंग प्राइस, तो विक्रय मूल्य बोला, विक्रय मूल्य इस वस्तु को बेचने पर हुई हानि, पता नहीं कितनी हानि हुई है, लॉस हुआ, हानि का 3 गुना, हानि का 3 गुना कर दो, ठीक है। ये दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। आप ऐसे भी सोच सकते हो, बाकी मैं दूसरा मेथड बता दूंगा, कंफ्यूज नहीं होना है आपको, ठीक है। देखो यहाँ पे आप रेशियो निकाल सकते हो, सेलिंग प्राइस, यहाँ पे लॉस आ जाएगा नीचे, तो 3/1 हो जाएगा, ठीक है। ये आपको क्या दिखा रहा है, ये दिखा रहा है कि विक्रय मूल्य उसका 3 है और उसमें नुकसान है ना, लॉस, वो 1 रुपये का है, ये चीज़ बता रहा है, ठीक है। तो कैसे करोगे, देखो CP हो गया और यहाँ पे हो गया SP हो गया और यहाँ पे हो गया लॉस, मैं लॉस लिख देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे देखो सेलिंग प्राइस कितना दे रखा है, 3, लॉस कितना दे रखा है, 1। एक चीज़ मेरे को बताओ, अगर आपका लॉस 1 रुपये है और सेलिंग प्राइस 3 है तो क्रय मूल्य नहीं निकाल सकते भाई, आराम से निकाल सकते हो ना, कि भाई 3 में बेचा है उसमें 1 का लॉस हुआ है, मतलब कि उसने 4 में खरीदा होगा, देखो 4 में खरीदा, 1 का नुकसान हो गया, तभी तो 3 में बेच दिया, सेटिस्फैक्शन हो गया, मतलब सेटिस्फाई हो चुकी है चीज़, ठीक है। बाकी आप इसको देखो दूसरे मेथड से कैसे कर सकते हो, एक साइड लिखो CP, एक साइड लिखो SP, एक साइड लिखो कितना, लॉस या हानि। इसने क्वेश्चन में क्या बोला था कि जितनी हानि हो रही है ना, मैंने मानी हानि को 1, उसका 3 गुना कौन है, क्रय मूल्य है, तो 3 मान लो इसको, ठीक है। तो कितने में खरीदा भाई, 3 में बेचा है तो आपने, और 1 का लॉस हो चुका है उसमें, तो 4 में खरीदा होगा, तो यहाँ से भी सेम चीज़ निकलेगी। मैंने दोनों चीज़ समझा दी है, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा है बार बार सोचना उस चीज़ को। देखो अब 4 की चीज़ को आप 3 में बेचे हो, कितने का नुकसान कमाए हो भाई, 1 का कमाए, 4 पर, कितने पर, 4 पर। परसेंटेज निकालने के लिए 100 से 1/4 का मतलब क्या होता है, 25% ही होता है ना। देखो मैं कोशिश करता हूँ आपको पूरा समझ में आए, लेकिन टाइम नहीं हो पाता इतना ज़्यादा लंबी वीडियो रख सकते हैं और ना ज़्यादा समझाने पर जोर दे सकते हैं। आपको रिवीजन किया हो तो एक बार में समझ में आ जाएगा, ये इतना पता है मेरे को। देखो 16 और 24 का समान, 16 तीसरा समानुपाती पूछा, तृतीय अनुपाती पूछा था। देखो इसमें यहाँ पे A क्या है, A का मान 16 दे दिया है, B का मान कितना दे दिया है, 24, A B है, ठीक है ना। तृतीय अनुपाती मतलब कि थर्ड अनुपाती पूछा है। फॉर्मूला क्या होता है मेरे भाई, B²/A होता है, ठीक है। B² का मतलब क्या है, B का मान कितना है, 24, और 24 का स्क्वायर मतलब कि 24 × 24 लिख सकते हैं। A का मान देखो कितना दे रखा है, 16, बस इसको हल करोगे, 4 चौक 16, 4 6 24, 4 से काटोगे तो 6 बार में, 6 × 6 कितना होगा, 36, 36 आपका करेक्ट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन C में दिया हुआ है। अब क्वेश्चन नंबर 16 देख लो। देखो यहाँ पे चेक करना है कि आपको इसकी वैल्यू निकालनी है पहले इधर, और फिर ये चेक करना है कि इसका मतलब क्या होता है। देखो ये जो आपको दिया हुआ है, ये निशान दिया, ग्रेटर देन है, मतलब कि जो आपके पास यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो 90 से बड़ी आएगी या नहीं, पहले में तो ये है। दूसरे में क्या है कि यहाँ पे आप इसको हल करोगे तो क्या वो 5 आएगा, मतलब कि इधर जो वैल्यू आएगी 5 आनी चाहिए, वो 5 के बराबर होगी, ये चेक करना है। समझ में आया इतना तो देखो 625 का इसने रूट दे रखा है, तो 625 का वर्गमूल कितना होता है मेरे भाई, 25 होता है, सभी को पता है, प्लस। अब देखो इसको, ये क्या है ना, यहाँ पे 4 है, इसका मतलब समझे। देखो वर्गमूल में क्या होता है, 2 होता है, और घनमूल में 3 होता है, 4 मतलब कि क्या है कि 4 4 के जोड़े बनेंगे, ठीक है। देखो जहाँ पे वर्गमूल होता है ना,
वर्गमूल मतलब क्या होता है, देखो ऐसे यहाँ पे 2 लिखा होता है, या लिखो या मतलब लिखो, उसका मतलब वर्गमूल होता है। तो यहाँ पे 2 है तो उसका मतलब है 2 2 के जोड़े बनेंगे। अगर यहाँ पे 3 लगा दिया तो 3 3 के जोड़े बनेंगे। अगर इसके अंदर 3 के जोड़े बन गए तो एक जोड़ा बाहर आ जाता है। तो यहाँ पे इसने लिखा है 4, ठीक है भाई। तो 1296 हो चुका है प्लस 1024 हो चुका है। देखो मैंने आपको हमेशा बोला है कि इनके वर्गमूल कैसे निकालने हैं वो आपको यूट्यूब पे सीखना है। पहली बात तो मैंने हमेशा 1000 बार बोली है। मैंने मेरी क्लास में भी जब हम लेते हैं तो उसमें भी मैंने हमेशा सिखाया वर्गमूल, लेकिन बार बार सिखाना भी सही नहीं है। मैं उम्मीद करता हूँ आपने एक बार में सीख लिया होगा, ठीक है। तो यहाँ पे सिखाने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। फिर भी मैं आपको एक वर्गमूल लेके दिखाई दूंगा आपको। देखो 25 है, यहाँ पे 25 रहने दो, प्लस ये 4 है, ठीक है रहने दो। आपको ये पता है ये कितने का स्क्वायर है भाई, 36 का स्क्वायर है। तो 36 का स्क्वायर मतलब कि 36 × 36 लिख सकता हूँ, ठीक है। ये क्या है 1024, ठीक है। 1024 का वर्गमूल कितना होगा भाई, 1024। देखो कभी कभी माइंड में दिमाग स्लिप भी हो जाती है, लेकिन 1000 का होता है शायद 38 होगा या 32 होगा। तो कोई दिक्कत नहीं है, कितने का भी हो हम निकालते हैं। देखो ऐसे होता है, जैसे 1024 है तो इसका 2 2 का पेयर बनाओगे तो ये 2 4 है, किसके वर्ग के स्क्वायर में आता है, 2 के में आता है। तो एक 8 8 64, 8 के में आता है, ठीक है। यहाँ पे हम 2 लाइन खींचते हैं। फिर देखो 10 को चेक करना है तो 10 के आसपास के स्क्वायर देखो तो एक तो 3 का स्क्वायर 9 होता है और एक 4 का स्क्वायर इसके जस्ट अगला 16 होता है, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, छोटा वाला लेते हैं। तो ये देखो छोटा वाला कौन सा, इसमें 10 से छोटा 9 ही तो है, तो यहाँ पे भी 3 लिखते हैं, यहाँ पे भी 3 लिखते हैं। अब यहाँ पे देखते हैं कि किसके पास है। देखो 9 और 10 के पास डिफरेंस कितने का है, 1 का है, और इसके पास कितने का है, 6 का है। तो इन दोनों में छोटी वैल्यू कौन, इसमें देखो ये इसके पास है ना, तो ये क्या है, ये 16 से छोटी है। तो हमारा जो आंसर होगा ना वो इस छोटा वाला ही होगा, तो मतलब कि क्या होगा 32 होगा, ठीक है। तो यहाँ पर 1024 का वर्गमूल होगा तो कितना आएगा, 32 आएगा। अब और 1296 को आप खुद को लेकर चेक करना, ऐसे ही नहीं आए तो यूट्यूब पर सीखना है। उसका कितना आएगा, 1296 का वर्गमूल कितना होगा भाई, 36 होगा, ठीक है। ये चीज़ें आनी चाहिए आपको। अब देखो ये होना चाहिए 90 के बराबर, मतलब कि 90 से बड़ा होना चाहिए, ठीक है। बाद में देखेंगे 25 प्लस, ठीक है भाई। मैं क्या लिख सकता हूँ, 36 को क्या लिख सकता हूँ, 36 को मैं लिख सकता हूँ 6 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर लिख सकता हूँ इंटू इस 36 को भी 6 का स्क्वायर लिख सकता हूँ, ठीक है। ये 4 चल रहा है इधर और प्लस है 32, ठीक है। हल करते हैं इसको। 25 देखो जब बेस समान होता है, पावर अलग अलग होंगे, पावर कुछ भी हो तो वो पावर हमेशा जुड़ जाती हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 6 की पावर 4 हो जाएगी, ठीक है। 6 की पावर 4 हो गई और रूट 1/4, देखो ये जो रूट है ना, रूट मतलब कि ये रूट में 4 लग रखा है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो। कैसे लिख सकते हो, मतलब कि 1/4 भी लिख सकते हो प्लस 32, ठीक है। जब रूट होता है ना, जैसे कि 1/2 है तो उसको पावर में 1/2 भी लिख सकते हो, कोई समस्या नहीं है उसमें। तो 25, अब देखो ये गुना होंगे आपस में, 4 से 4 कट जाएगा, तो 25 + 6 + 32 कितना आएगा आपके पास, 6 5 11 2 13 और 3 2 5 1 6, ठीक है ना। और ये बराबर है क्या, मतलब कि बड़ा है क्या 90 से, भाई 63 है, 90 से बड़ा है क्या, नहीं है ना, तो पहला आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। देख रहे हो क्वेश्चन आज, ठीक। अब दूसरा चेक करेंगे, दूसरा कथन देखो 729, देखो देखो 729 है, ये क्या है, ऐसे है इस प्रकार से आपका, ठीक है भाई। और ये क्या हो जाएगा, 729 हो जाएगा, ठीक है। मैं लिख देता हूँ आपके सामने, यहाँ पे 4 है और ये क्या है, रूट में 256 है, ठीक है। और ये क्या है, बराबर 5 है। एक चीज़ यहाँ पे देखो, ये क्या है, ये 729 का रूट वर्गमूल है, 729 का क्या है, वर्गमूल है। तो 729 का वर्गमूल करोगे तो कितना आता है, 27 आएगा, ठीक है। 27 आ गया, बिल्कुल आ गया। ये क्या है, रूट में ऐसे। अब 256 कितने टुकड़े करने हैं कि भाई 4 के पावर में बनाने हैं, मतलब कि कितनी उसकी पावर, मतलब कि 4 बननी चाहिए। तो आपको पता है कि 256 क्या होता है, 16 का स्क्वायर होता है। मैं लिख देता हूँ, ठीक है, वरना स्टेप खानी नहीं है। देखो 16 का स्क्वायर होता है तो 16 × 16 हो जाएगा ना, 16 × 16 हो जाएगा, कोई समस्या है नहीं है ना। 16 का स्क्वायर 256 ही होता है। अब मैं 16 को क्या लिख सकता हूँ, 4 की पावर 2 लिख सकता हूँ इंटू 4 की पावर 2 लिख सकता हूँ, कोई समस्या नहीं होगी, क्योंकि ये भी 16 ही है, ये भी 16 ही है, चलो ठीक है। अब क्या कर सकते हैं, देखो ये बात ऐसे चल रही है, मैंने वही समझाया ना आपको। देखो इसका 27 का क्या घनमूल करना है, तो यहाँ पे क्या आएगा, 3 आएगा प्लस। अब ये क्या है, 4 की पावर क्या है, 2 है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगी, ठीक है ना। ये क्या हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी। तो 4 की पावर कितनी हो जाएगी, 4, और ये क्या है 1/4, तो 4 से क्या हो जाएगा, कट जाएगा 4। तो 4 + 3 कितना बनेगा भाई, 7 बनेगा। क्या 7 5 के बराबर हो सकता है, बिल्कुल भी नहीं है। तो ऑप्शन आपका ये दूसरा ये भी गलत होगा। तो न तो एक अनुसरण होगा और ना ही 2, तो ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट आंसर होगा, न 1 न 2, ठीक है। यहाँ तक समझे। पेज हम चेंज कर लेते हैं। कुछ क्वेश्चन भाई बहुत लेंथी आ रहे हैं तो उस वजह से वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 17 देखो, P अनुपात Q और क्या है, Q अनुपात R, ठीक है। इसने क्या बोला कि P अनुपात Q कितना है, 1/5, ठीक है भाई। और Q अनुपात R कितना है, Q अनुपात R कितना है, 3/2। तो लिखने का तरीका होना चाहिए, 3 यहाँ पे आएगा इसके जस्ट नीचे और 2 इसके R के नीचे आएगा, ठीक है।
इसमें क्या होता है कि पड़ोसी जो जगह खाली है वो उसको भरना होता है। तो देखो यहाँ पे आर की ये जगह खाली है, इसका पड़ोसी कौन है 5 है, तो 5 से भर दो। इधर देखो ये जगह खाली है तो 3 से यहाँ से भर दो, इसका पड़ोसी 3 है तो भर दिया। तो देखो गुना करना है, 3 एकम 3, 5 दिया 15 और 5 दूनी 10, ठीक है हो गया। तो पी क्यू आर की वैल्यू आपके पास आ गई है। लेकिन इसने क्या पूछा कि पी प्लस क्यू, देखो पी प्लस क्यू है, यही तो है दोनों, तो 3 + 15 कितना हो जाएगा 18 अनुपात, और क्यू प्लस आर, तो ये तो रहा क्यू और ये रहा आर, तो 15 10 कितना हो जाएगा 25। तो ये आपका करेक्ट आंसर होगा। कौन सा ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर सी में। क्वेश्चन नंबर 18 देख लो। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करनी है जो 4 5 8 10 और 12 से विभाजित हो। देखो ये क्वेश्चन का एलसीएम सभी को याद होगा, 120 आपका करेक्ट आंसर होगा। बाकी आपको एलसीएम निकालना आना चाहिए। कैसे निकाल सकते हो? देखो 4 है, 5 है, 8 है, 10 है और 12 है, सभी का अलग अलग मेथड है। मैं पहले कॉमन लूँगा। देखो पहले मैं कॉमन 4 लूँगा, तो इसमें 4 का भाग दूंगा तो एक बार में, 5 में जाता नहीं है, रहने दो ऐसे कैसे, 8 में जाता है 4 का भाग जाता है, 2 बार जाएगा। अब 10 में 4 का भाग तो नहीं जाएगा, लेकिन 4 का मतलब क्या है 2 × 2, तो इसमें 2 का भाग तो चला जाएगा ना, तो 10 में 2 का भाग दोगे तो 5 आ जाएगा। अब 12 में 4 का भाग दोगे तो 3 बार। अब अंदर देखो क्या बचेगा आपके पास, 5 तो कॉमन है, चलो ठीक है, तो 5 दूनी 10 और इसका एलसीएम लोगे तो देखो इन तीनों का एलसीएम कितना जाएगा 15, और 15 चो 5 दूनी 10 और 10 दिया 30, 30 और 30 अंदर का एलसीएम आ चुका है 30 और बाहर कितना है 4, तो आपके पास एलसीएम 120। बाकी सिखाने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि भाई सीखा हुआ होना चाहिए, एग्जाम पास है। एक लड़की 25 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एम से एन तक जाती है, ठीक है, यहाँ से ये एम है ये एन है, ये 25 की स्पीड से गई, ठीक है भाई जाने दो। 37.5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एम पर वापस आती है, मतलब कि 37.5 किलोमीटर प्रति घंटा से वापस आ गई, ठीक है। तो लड़की की एवरेज स्पीड पूछिए, तो आपको एवरेज स्पीड का फॉर्मूला पता है ना क्या होता है, कि टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ठीक है भाई। तो डिस्टेंस तो आपको पता नहीं है ना अभी, तो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम होती है। लेकिन एक चीज़ आपको ये भी पता है, अगर डिस्टेंस समान होती है ना, तो डिस्टेंस समान हो हमारी, ठीक है, तो आप डायरेक्ट निकाल सकते हो उसका क्या होता है फॉर्मूला, 2xy अपॉन x + y, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो x यहाँ पे क्या है, पहली जो स्पीड दे रखी है, x का मान देखो 2 जाएगा यहाँ पे, x का मान क्या रखोगे 25 रखोगे, और y का मान कितना रखोगे 37.5 रखोगे, ठीक है। इन दोनों को जोड़ोगे तो कितना आएगा, देखो 0.5 तो आएगा ही, तो 7 5 12 2 असल लगी एक और कितना हो जाएगा 62.5 आएगा यहाँ पे, ठीक है। ये पॉइंट इस पॉइंट से कट जाएगा, ठीक है। 25 से काटोगे तो 25 बार में, और 25 से काटोगे तो 25 से कम 25 होगा, और कितना बचेगा यहाँ पर 5 7 5 12 25 125, तो 15 × 2 कितना हो जाएगा 30, तो उसकी एवरेज स्पीड 30 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी। ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है, ठीक है। अंतिम सवाल देख लो। यदि 9 संख्या अंकों वाली संख्या दे रखी, कौन सी दे रखी है, देखो 4 8 5 x 36 और 36 के बाद 78y, ठीक है। ये क्या कह रहा है कि 72 से विभाजित होनी चाहिए, तो 72 का मतलब क्या होती है, वह संख्या 9 और 8 से विभाजित होगी, ठीक है, तभी तो 72 होगा। और 8 का मतलब क्या होता है कि इकाई के अंक जो लास्ट के 3 इकाई के अंक है ना, वो 8 से विभाजित होने चाहिए, तो 3 8 से विभाजित होगी, ठीक है। हमसे पूछा क्या है, थोड़ा ऊपर कर ले इसको, देखो हमसे क्या पूछा है, हमसे पूछा है 2x माइनस नहीं 2y माइनस 3x, ये पूछा है हमसे। चलो ठीक है, बता देंगे इसको भी। तो देखो अब क्या करो, 78 में आप क्या करो 8 का भाग दो पहले, तो 8 नाम 72 होता है, 72 हो गया, ठीक है। 8 8 64, ठीक है, 8 नाम 72 होगा, तो 72 कितना बचेगा 6 बचेगा, और 6 क्या देखो, तो क्या आएगा यहाँ पे y का मान 4 आएगा, 4 आएगा। कैसे आएगा देखो, जैसे कि 78y है, इसमें आपको क्या करना है 8 का भाग देना है, तो 8 नाम कितना होगा भाई 72 होगा, तो आपके पास कितना बचेगा 6 बचेगा। अब y की जगह ऐसा मान रखो कि वो 8 से पूरी तरीके से विभाजित हो जाए। तो देखो 8 के पहाड़ा जब बोलोगे तो 8 7 होता है 56 और 8 होता है 64, मतलब कि जब 50 से 6 वाली लाइन में सिर्फ 8 64 मतलब कि 4 ही आएगा। तो ये जैसे आप 4 रखोगे तो ये कितना पूरा कट जाएगा, तो यहाँ पे y का मान कितना लोगे आप 4 लोगे, ठीक है, हमारा काम हो चुका है। अब देखो 9 का मल्टीपल क्या कहता है भाई, कि वह संख्याओं का योग है ना 9 से कटना चाहिए, और जहाँ पे 4 5 9 बने, मतलब कि योग बने, जहाँ पे योग 9 बनता है उसको काट देना। देखो 4 5 9 कट गया, ठीक है, 6 3 9 कट गया। अब देखो क्या बचा हमारे पास, बचा 8 8 16 16 4 20 और 20 7 कितना हो गया 27, तो 27 भी क्या 27 क्या फिर उससे कट जाएगा, 9 से बिल्कुल कट जाएगा। अब x की जगह क्या रखोगे, देखो 1 रखोगे ना तो नहीं कटेगा, 0 रखोगे, या तो 0 रखो या 9 रखो, 0 रखोगे तो भी ये 9 से कटेगा, 9 रखोगे तो भी। लेकिन इसमें देखो हम 0 रखेंगे, क्यों रखेंगे, तो क्योंकि क्वेश्चन में बोला है कि x का सबसे छोटा मान लेना है, तो 0 सबसे छोटा मान होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, x का मान आपके पास 0 आ चुका है, y का मान आपके पास 4 आ चुका है, बस इसमें मान रखना है। 2y 2 गुणा 2y का मतलब क्या होता है, 2 गुणा y का मान कितना 4 है, माइनस 3 इंटू x का मान 0 है, तो देखो 4 दूनी 8, 8 आपका करेक्ट आंसर, 8 आपका करेक्ट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन ए में दिया हुआ है, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने 20 के 20 कर लिए। देखो आज क्वेश्चनों में त्रुटि थी, अगर कोई क्वेश्चन गलत होता है तो भाई देख लेना, हमारा थोड़ा नेट स्लो है, ये प्लीज़ ऐसे बोल रहा है। चलो भाई प्लीज़ करेंगे इनका, तो शायद नहीं होगा ये सबमिट, मुझे तो लगता है जितना हो जा भाई हो जा, नहीं होगा। देखो जब तक होता है तो ठीक है। और हमने क्या है कि भाई
एक रील डाली थी लावणी करते हुए कि देखी है क्या आपने? है भाई, हो गया क्या सबमिट? देखो एक गलत दिखा रहा है ये, हो गया क्या? अरे नहीं, एक गलत दिखाया ना उसने, नहीं नहीं एक गलत दिखाया भाई, देखो कहीं पे कुछ ना कुछ गलती हो गई होगी, देख लेना आप, उसमें एक गलत दिखा रहा है। ठीक है, तो उम्मीद है आपको क्लास अच्छी लगी होगी, और शाम को जब मॉक खुलेगा तब देख लेना, और फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। अच्छे से तैयारी करते रहो, टेंशन लो मत, ठीक है, धन्यवाद।